नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एंसेंट हिस्ट्री के अंतर्गत मगध साम्राज्य को पढ़ा था। आज हम मौर्य साम्राज्य को समझेंगे। मौर्य साम्राज्य, इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की जाती है चाणक्य की सहायता से, जिसे आप कहते हैं कौटिल्य। अब हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए जिससे कि हम इस मौर्य साम्राज्य को समझ सकें, तो हम थोड़ा सा टच करेंगे मगध साम्राज्य को, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मगध साम्राज्य, बिहार का जो एरिया है, पटना वगैरह, ये सारा मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। इसमें हमें 3 वंश देखने को मिलते हैं मगध साम्राज्य के अंतर्गत। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की। हर्यक वंश का संस्थापक भी बिंबिसार है। इस वंश में 3 हमें प्रमुख राजा मिलते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, जिसमें शिशुनाग और कालाशोक। तीसरा मगध साम्राज्य के अंतर्गत वंश आता है नंद वंश, जिसमें महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी थी। और इसका अंतिम शासक था नंद वंश का घनानंद, जो कि मगध साम्राज्य का भी अंतिम शासक था। घनानंद जो था, इसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी। एक तरह से कहें कि जो मगध साम्राज्य है, नंदों के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। नंदों की सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। घनानंद जो है, इसके पास सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। जनता पर बहुत ज़्यादा टैक्स, कई सारा अत्याचार, ये सारी चीज़ें चल रही थी। मतलब जनता एक तरीके से विद्रोह की स्थिति में थी। प्रजा पर अत्यधिक कर का बोझ, कुप्रशासन, ये सारी मगध में प्रचलित हो चुकी थी परंपराएं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण होता है। इस एरिया में सिकंदर यहाँ पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व में, लेकिन सिकंदर की जो सेना है आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, क्योंकि इधर आएगा तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है नंदवंश, और नंदवंश के पास में सेना बहुत ताकतवर थी। तो ये जो सिकंदर के जो सैनिक थे वो यहाँ तक आते आते थक चुके थे और ये अब नंदवंश का सामना करने की स्थिति में नहीं थे। तो पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण जो सिकंदर का हुआ था 326 ईसा पूर्व में, नंदवंश के टाइम पर हुआ था। इसी क्रम में घनानंद की जो जनता वगैरह है, ये तो सब परेशान थी, इसके शासन थे। तो यहाँ पर चाणक्य थे, तक्षशिला के आचार्य। चाणक्य का और कहा जाता है घनानंद का कुछ वाद विवाद था। ऐसा माना जाता है कि घनानंद ने जो है चाणक्य की कुछ निंदा की या फिर इनकी बेइज्जती की। इसी क्रम में इन्होंने कहा कि मैं इस नंदवंश को उखाड़ के फेंकूंगा, और इन्होंने फिर एक व्यक्ति से संपर्क किया जो उस समय बालक ही था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला के आचार्य चाणक्य ने ट्रेंड किया, और उसकी सहायता से मगध का जो नंदवंशी शासक है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंदवंश का जो शासक था घनानंद, इसको हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये हमने बैकग्राउंड समझा कि कैसे मगध साम्राज्य से मौर्य साम्राज्य बना था। मगध एक महाजनपद था। ठीक है, अभी आगे हम समझेंगे। ये आपका मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य का आप विस्तार देख सकते हैं। यहाँ ईरान तक से इसकी सीमा लग रही है। इधर आप देखोगे कर्नाटक, इधर उड़ीसा, और इधर आपका सौराष्ट्र वाला एरिया। तो ये पूरा येलो येलो जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा मौर्य एम्पायर है। हालांकि ये जो खाली जगह है, ये भी मौर्य एम्पायर के अंतर्गत आती थी, चाहे प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष। इस साम्राज्य की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित गंगा के मैदानों, जिसमें आपका आधुनिक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बंगाल में स्थित था, मगध साम्राज्य से हुई थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे हम आज पटना कहते हैं, पटना इसकी राजधानी थी। अब यहाँ सोचिए, मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा है और इसकी राजधानी कहाँ है, पटना है। कहाँ पर है, पटना, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। आजकल लोगों के बीच में धारणा ये है कि पटना मतलब बिहार के लोग उनको हीन भावना से देखते हैं। सोचिए, पटना किसी समय इस पूरे एरिया की राजधानी हुआ करती थी। भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य, हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का कार्य जो हुआ है, वो भी पटना से ही हुआ है। इसलिए आप बिहार के लोगों को थोड़ा कमज़ोर ना समझें। अब यहाँ समझिए, ये जो साम्राज्य है भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था, और अशोक के शासनकाल में अपने चरम पर यह पहुँच जाता है। आगे हम अशोक को भी समझेंगे।
सबसे पहले हम समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। इनका समय काल है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक मेगस्थनीज था जिसने इंडिका को लिखा। इंडिका से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और चाणक्य जो थे, जिन्हें आप कौटिल्य कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जो कि राजनीति पर एक पुस्तक है। उससे हमें मौर्य समाज के बारे में जानकारी मिलती है, राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही जैन एवं बौद्ध कई सारे ऐसे ग्रंथ थे जिनसे हमें इस साम्राज्य के बारे में जानकारी हासिल करने में आसानी होती। तो हमने ये थोड़ा सा जान लिया कि हमारे स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। अब हम समझेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य राजा कैसे बने, इसको हमने समझा। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत हैं, खास करके इनकी जाति को लेकर। कई सारे इतिहासकार जो हैं इन्हें निम्न जाति का मानते हैं या फिर कहते हैं कि ये आदिवासी मूल के हैं। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो उन्हें पिप्पल वाहना के मौर्य वंश का क्षत्रिय कुल का बताया जाता है। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि ये एक क्षत्रिय थे, जबकि पुराण और जो संस्कृत ग्रंथ हैं उन्हें शूद्र बताते हैं। यूनानी विद्वानों ने उन्हें सेंडोकोट्टस कहा है, सेंडोकोट्टस। विलियम जोन्स प्रथम इतिहासकार था जिसने सेंडोकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगभग 305 से 304 ईसा पूर्व के आसपास एक आक्रमण होता है काबुल मार्ग के द्वारा सेल्यूकस के नेतृत्व में। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर आया था यहाँ पर आक्रमण करने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में। तो यहाँ पर जो ईरान वगैरह साइड है, इस साइड में अफगानिस्तान वगैरह में, इधर क्या था कि उसने जीत कर जो प्रदेश जीते थे उनको अपने लोगों को दे दिया और वही यहाँ पर शासन कर रहे थे। ऐसे यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर भी था। सेल्यूकस निकेटर ने क्या सोचा कि हम थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ते हैं, इधर चलते हैं, इंडिया में अंदर घुसते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये आगे की ओर बढ़ना चाह रहा था सेल्यूकस निकेटर, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको रोक दिया पश्चिमोत्तर में ही। अब यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है जिसमें ये सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हारने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि होती है जिसमें सेल्यूकस को उल्टा चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत देने पड़ जाते हैं। वो है आपका एरिया, जिसे आप वर्तमान में हेरात कहते हैं, अराकेसिया कंधार, जेड्रोसिया बलूचिस्तान और पेरीपेमिस दाई काबुल। यहाँ आप देखोगे ये एरिया है, ये गैड्रोसिया है और ये अराकोसिया है और ये पेरीपेमिस दाई काबुल के अंतर्गत है। ये 4 प्रांत जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़ गए थे। साथ ही यहाँ पर वैवाहिक संबंधों की भी स्थापना की जाती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री जो है हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। साथ में ही एक जो इसका राजदूत था, एक दूत था मेगस्थनीज, इसको भी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका जो है, हम इसे समझेंगे आगे, या फिर अगर इसमें समय नहीं बचा हम तो अलग से एक क्लास करेंगे जिसमें हम समझ लेंगे कि मेगस्थनीज ने क्या क्या वर्णन किया है। कई सारे इसने भ्रामक वर्णन भी किए हैं, उनको भी समझेंगे। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए इसी संधि के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें तो आप देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में रहीं। ये कुछ एरिया मिले थे, मतलब ये एरिया अराकेसिया, एरिया का मतलब क्षेत्र में बोल रहा हूँ, एरिया ये जगह का नाम नहीं बोल रहा। साथ ही वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। अब आगे हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही सौराष्ट्र जगह है गुजरात के अंतर्गत, वहाँ पर पुष्यगुप्त नामक एक व्यक्ति को अपना राज्यपाल नियुक्त करते हैं ये, और इसी पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का वहाँ पर निर्माण कराया था। जैन स्रोतों की माने तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो मगध है, मगध में भयंकर अकाल पड़ता है लगभग 12 वर्ष तक। इसी समय ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना जो राजपाट है वो छोड़कर एक जैन साधु बनकर, सच्चे जैन साधु बनकर, जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं और सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग कर देते हैं। सल्लेखना विधि का मतलब है कि तब तक भोजन का त्याग करना जब तक कि आपको मुक्ति प्राप्त न हो जाए, मतलब आपकी डेथ ना हो जाए। तो ये सल्लेखना विधि से प्राण त्याग कर दिए थे। जैन धर्म के अंतर्गत ये टर्म आता है सल्लेखना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में इनके जो पुत्र हैं बिंदुसार, ये राजा बनते हैं। बिंदुसार का समय काल है 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स
जिसका संस्कृत अर्थ है अमित्रघात, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। तो बिंदुसार का दूसरा नाम भी है शत्रुओं का नाश करने वाला। हमने चंद्रगुप्त मौर्य में जब पढ़े थे तब देखा था सेंडोकोटस भी कहा जाता है उसको। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसाल और जैन साहित्य में सिंहसेन भी कहा गया है। इसके काल में तक्षशिला जो है, तक्षशिला में 2 बार विद्रोह होता है। पहली बार ये दमन के लिए अशोक को भेजता है और दूसरी बार सुसीम को भेजता है। अब ये जो बिंदुसार है इसके यूनानियों के साथ में बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जैसे कि सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम जो है इसका एक राजदूत था डाइमेकस। डाइमेकस नामक राजदूत जो था बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया गया था, वहां पर रहता था ये। एक यूनानी लेखक हुए हैं एथिनियास। इनका वर्णन है बिंदुसार एवं एंटियोकस प्रथम के बीच में जो पत्र व्यवहार है उसके बारे में वर्णन करते हैं एथिनियास। इन्होंने कहा कि बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग की थी, सूखी अंजीर, मीठी मदिरा एवं दार्शनिक। एंटियोकस ने 2 चीज़ें तो भेज दी, सूखी अंजीर और मीठी मदिरा, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का खरीद बिक्री नहीं होती है। बिंदुसार 16 राज्यों को मौर्य साम्राज्य के अधीन लाया और इस प्रकार पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की। उन्होंने 2 समुद्रों के बीच की भूमि अर्थात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर भी विजय प्राप्त की। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार जो है अपना दक्कन तक जारी रखा तथा कर्नाटक के क्षेत्र के आसपास वो रुक गए थे। बिंदुसार के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल, जब हमने जैन धर्म पर क्लास करी थी तब मैंने मक्खली गोशाल के बारे में बताया था। मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं। आजीवक संप्रदाय क्या मानता है? आजीवक संप्रदाय एक भाग्यवादी संप्रदाय है, वो हर चीज़ को भाग्य से डिसाइड करता है। अब आगे देखिए, बिंदुसार की जो मृत्यु है लगभग 273 ईसा पूर्व के आसपास हो जाती है। इस समय अशोक आता है 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक। अपने पिता के शासनकाल के दौरान अशोक जो है तक्षशिला एवं उज्जैन का वायसराय नियुक्त किया गया था और शासक बनने से पूर्व वह उज्जैन, जिसे आप अवंती के नाम से जानते हो, अवंती, इसका राज्यपाल था। अशोक के सिंहासन बैठने पर कई सारी अनुश्रुतियां हैं, जैसे कई सारी कहावतें हैं। कई लोग कहते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, उसके बाद ही गद्दी पर बैठा। हालांकि ये सारी अनुश्रुतियां हैं, कहावतें हैं, इसके बारे में कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है। ना ही अशोक ने अपने किसी भी अभिलेख में इस भ्रात युद्ध का कोई संकेत दिया है। कई सारे इतिहासकार कहते हैं कि 273 में तो बिंदुसार निकल लिए, अब इसने शपथ ग्रहण की अपनी 269 ईस्वी में। ठीक है, तो 273 से 269 के बीच का जो टाइम है वो भाइयों के बीच में युद्ध में बीता है। लेकिन अशोक के किसी भी शिलालेख में इस भ्रात युद्ध का कोई वर्णन नहीं मिलता है। अशोक के कुछ नाम हैं, जैसे कि मास्की का लघु शिलालेख है। अशोक ने पत्थरों पर कई सारी चीज़ें लिखवाई, जैसे हम शिलालेख, स्तंभ लेख, इनके नाम से जानते हैं। तो मास्की के अंतर्गत एक लघु शिलालेख संख्या 1, उसमें उसे बुद्ध शाक्य या अशोक कहा गया है। इसे देवनामप्रिय या प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय भी कहा जाता है। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण करता है, यह 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर यह आक्रमण करता है। उस समय कलिंग के राजा जो थे, राजा अनंत पद्मनाभ थे। कलिंग राज्य की एक बार लोकेशन आप समझ लीजिए। कलिंग राज्य उड़ीसा के अंतर्गत पड़ता था। महानदी और गोदावरी के बीच के एरिया को हम कलिंग के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर जो है ये पाटलिपुत्र है जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी है। आक्रमण करता है अशोक कलिंग पर। कलिंग पर आक्रमण करता है और जीत जाता है। लेकिन कलिंग का जो युद्ध हुआ इतना विभत्स था कि अशोक का हृदय भी पिघल गया। उसने हिंसा का त्याग कर दिया। वहाँ पर इतने लोग मारे गए, करीब बताया जाता है कि 1 लाख लोगों की हत्या हो गई थी। तो 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 से 2 लाख लोग बेघर हो चुके थे, बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया था। ऐसी बातें कही जाती हैं कलिंग युद्ध के बारे में। इस युद्ध के दौरान बहुत बड़ी जनहानि हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके बाद अशोक का हृदय पिघल गया। उसने कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ। अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और आध्यात्मिक विजय और धम्म विजय का सूत्रपात किया। अब हम धम्म के बारे में आगे समझेंगे, कलिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। जब कलिंग पर विजय हासिल कर ली अशोक ने, तो उसने कलिंग को 2 प्रशासनिक केंद्रों में बांटा।
दो प्रशासनिक केंद्रों में बांटा उसने। तो जो उत्तरी केंद्र था, उत्तरी केंद्र, उसकी उसने राजधानी बनाई तोसली, तोसली। और जो दक्षिणी केंद्र था, दक्षिणी केंद्र, उसकी उसने राजधानी बनाई जौगढ़। ठीक है, केंद्र को आप कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं। तो दक्षिण वाले एरिया को उसने जौगढ़ राजधानी बनाई और उत्तर वाले एरिया की तोसली आपका कलिंग के अंतर्गत। ठीक है, कलिंग में बहुत बड़ी हिंसा हुई, जिसके कारण अशोक ने हिंसा का त्याग किया और आध्यात्मिक विजय, धम्म विजय का सूत्रपात किया। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध मतानुयायी हो चुका था, बौद्ध धर्म को मानने लगा था अशोक, और उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय जो है उपगुप्त को दिया जाता है, उपगुप्त। अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मोगल पुत्र तिष्य। कौन करते हैं? मोगल पुत्र तिष्य। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा करता है वो। फिर राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। उसके 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की और वहां जाकर लुम्बिनी को बलि कर से मुक्त कर दिया और कहा कि केवल 1/8 भाग कर लिया जाएगा। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष वो निगाली सागर नामक स्थान पर कनक मुनि बुद्ध के स्तूप को विस्तारित करवाने का कार्य करवाता है। अशोक की यात्राओं का अगर हम क्रम देखें तो देखिए, सबसे पहले जाता है बोध गया, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर जाता है कुशीनगर, लुम्बिनी, जहां पर कर को वो क्या करता है? मुक्त कर देता है। कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। तो ये बुद्ध की यात्राओं का अशोक की यात्राओं का क्रम है। अशोक ने सभी संप्रदायों और धर्मों के प्रति आदर भाव रखा। अब देखिए, वो व्यक्तिगत तौर पर तो बौद्ध धर्म को मान रहा है, लेकिन उसने सभी धर्मों का आदर किया, सभी संप्रदायों का आदर किया। उसने ऐसा नहीं कि अपनी जनता से भी उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। यहाँ पर वो कह भी रहा है कि सभी मतों के व्यक्ति सभी स्थानों पर रह सकते हैं, क्योंकि वे सभी आत्मसंयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर जो आजीवक संप्रदाय के सन्यासी हैं उनके लिए गुफाएं बनवाई थी। मैंने बताया था आपको, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? बिंदुसार। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में जो धम्म प्रचलित किया, धम्म विजय का सूत्रपात किया, तो ये धम्म क्या है इसे समझते हैं। तो चलिए अशोक के धम्म के बारे में समझेंगे। अशोक ने अपनी प्रजा को जिन नैतिक विचारों के पालन करने को कहा उसे ही धम्म कहा जाता है। अब वो नैतिक विचार क्या थे उसे हम समझेंगे। अशोक ने कहा कि लोग अपने माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों का, जैनों का और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, सेवक एवं दासों के प्रति दया भाव रखें। साथ ही उसने दया, कल्याण, मृदुता, साधुता, पवित्रता जैसे विचारों को जनता के बीच में प्रसारित करा और इसे कहा कि इसे पालन करना आपको अनिवार्य है, आपको इसे पालन करना चाहिए। इसे ही हम कहते हैं अशोक का धम्म। इसे एक तरीके से हम कैसे कह सकते हैं कि नैतिक संहिता थी जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, इसलिए वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था अपने धम्म के माध्यम से। तो देखिए, ये सारी बातें जो है सिर्फ बौद्ध धर्म में ही नहीं कही गई कि बड़ों का सम्मान करो, माता पिता को आदर करो। ये सब बातें अन्य धर्मों में भी कही गई हैं। साथ ही यहाँ पर वो एक व्यक्ति की भी नियुक्ति करता है जिसे कहते हैं धम्म महामात्र। धम्म महामात्र का काम ये था कि जो अशोक के विचार थे उससे लोगों को परिचित कराना, समझाना, ये धम्म महामात्र का कार्य था। अगर अशोक चाहता तो बौद्ध संघ से ही अपने बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकता था, लेकिन धम्म महामात्र की वो नियुक्ति करता है। धम्म महामात्र नामक एक नवीन कर्मचारी को नियुक्त किया गया था, क्योंकि ये जो आपका अशोक का धम्म है इसका लक्ष्य यही था कि समाज को व्यवस्थित बनाया जा सके। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इतना बड़ा ये जो साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है, अब आप कैसे यहाँ से पाटलिपुत्र से इसको संचालित करोगे? एक तो है कि तलवार के बल पर आप इस पूरे साम्राज्य को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अशोक ने खुद ही ये कहा था कि तलवार से राज्य का भूभाग जीता जा सकता है, किंतु उसमें रहने वाले जो लोग हैं उन पर शासन नहीं किया जा सकता। क्योंकि तलवार के बल पर अगर आप शासन करोगे तो क्या होगा? युद्ध ज़्यादा होंगे, सेना पर खर्च अधिक बढ़ेगा, संसाधन कम होते चले जाएंगे, राजकोष कम होता चला जाएगा। ठीक है, राजकोष जब कम होगा तो जनता पर अत्यधिक टैक्स लगाने की बात आएगी।
टैक्स अगर अधिक लगेगा तो जनता विद्रोह करेगी। तो अशोक ने अपने इस तरीके से नैतिक विचारों को पालन करने की बात कही थी लोगों से, जिससे कि ये जो पूरी शासन व्यवस्था है ये लोग अपने आप ही इन नियमों को मानने लगें। जब इन नियमों को मानने लगेंगे तो कोई भी यहाँ पर बुराई वाली बात नहीं आएगी और ये पूरा ये जो साम्राज्य है ये अच्छे से नियंत्रित हो सकता है। साथ ही यहाँ पर ये चीज़ समझना कि अशोक ने अपने धम्म के अंतर्गत कभी भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि उसने अष्टांगिक मार्ग की बात करी है, निर्वाण प्राप्ति की बात करी है, 4 आर्य सत्यों की बात करी है। उसने बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये जो मुख्य बातें हैं इनकी बात नहीं करी अपने धम्म के अंतर्गत। इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये जो धम्म है बौद्ध धर्म का ही प्रतिरूप है, ऐसा कहना बेवकूफ़ी लगता है। धम्म को लागू करने के उद्देश्य क्या थे? विशाल साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए, धम्म का प्रसार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उसने दूत भेजे, जैसे कश्मीर में मज्झंतिक, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित, श्रीलंका में अपने पुत्र महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को उसने भेजा था। अब यहाँ पर आप समझिए अशोक से संबंधित उसके अभिलेख भी हैं। अशोक ने अपने शासन काल के दौरान जगह जगह कई सारे अभिलेख लिखवाए। अभिलेख पत्थरों पर उसने लिखवाए थे, स्तंभों पर लिखवाए थे और गुफा की दीवारों पर लिखवाए थे। तो अशोक के जो अभिलेख हैं इन्हें सर्वप्रथम 1750 में टी फैंतलर इन्होंने खोजा था। साथ ही 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। अशोक के जो अभिलेख हैं अधिकांशतः प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक अपवाद देखोगे। सहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। प्रयुक्त लिपियां देखिए अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ये 4 लिपियां प्रयुक्त हुई हैं। भाषा कौन सी प्रयुक्त हुई है? प्राकृत। मनसेरा एवं सहबाजगढ़ी में खरोष्टी लिपि, मनसेरा एवं सहबाजगढ़ी पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ते हैं। लगमान जो है अफगानिस्तान में पड़ता है, इसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। शार ए कुना कंधार के अंतर्गत है। द्विभाषिक लिपि ग्रीक प्लस अरमाइक, इन दोनों लिपियों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एर्रागुडी जो अभिलेख है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपियों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। एकमात्र अभिलेख जिसमें दोनों का प्रयोग हुआ है वो है आपका एर्रागुडी आंध्र प्रदेश, खरोष्टी एवं ब्राह्मी का इसमें प्रयोग हुआ है। अभिलेखों का वर्गीकरण देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। ये शिला है पत्थर की, इस पर अशोक ने बहुत अपने जो नैतिक विचार हैं उनको लिखवा दिया, इसी को हम कहते हैं शिलालेख। स्तंभलेख एक स्तंभ पर अपने नैतिक विचारों को और राज्य की आदेशों को, आज्ञाओं को, तो यहाँ पर ये जो लिखवाया इसको हम स्तंभलेख कहते हैं। गुहालेख गुफाओं की दीवारों के ऊपर जो लेख लिखवाए थे उसको हम गुहालेख कहते हैं। शिलालेख और स्तंभलेख को हम दो और पार्टों में डिवाइड करते हैं, वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। ठीक है, तो ये आपके अभिलेखों का वर्गीकरण हुआ अशोक के। प्रमुख अभिलेखों को समझते हैं यहाँ पर, जैसे कि प्रमुख वृहद शिलालेख हैं। सहबाजगढ़ी का पाकिस्तान के अंतर्गत है, मानसहेरा ये भी पाकिस्तान, कलसी देहरादून में है, गिरनार ये जूनागढ़ में है, धौली ये धौली है, धुली नहीं है, धौली ये पुरी उड़ीसा के अंतर्गत है, जौगढ़ गंजाम ये उड़ीसा के अंतर्गत है, येरागुड़ी कुरनूल के अंतर्गत है और शोपारा ठाणे जो कि मुंबई में है वहाँ पर है। ये थे आपके प्रमुख वृहद शिलालेख। शिलालेखों की बात की है हमने, अभी आपको बताया था ये जो शिलालेख हैं वृहद शिलालेख थे ये। अब आगे समझिए लघु शिलालेखों की बात करें। अब हम शिलालेख के अंतर्गत ही लघु शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख जो है दतिया एमपी के अंतर्गत है, रूपनाथ जबलपुर, सासाराम में एक सासाराम शिलालेख है बिहार के अंतर्गत, मास्की जो है रायचूर कर्नाटक के अंतर्गत है, ब्रह्मगिरी चित्तल दुर्ग कर्नाटक के अंतर्गत है, भाब्रू जयपुर के अंतर्गत, अहरोरा मिर्जापुर और नेत्तूर बेल्लारी कर्नाटक के अंतर्गत है। अब आगे यहाँ पर समझिए स्तंभलेख। स्तंभलेख रामपुरवा का जो है पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेरेज ये जो 3 हैं पश्चिमी चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर आपको ये स्तंभलेख देखने को मिलेंगे। दिल्ली का टोपरा स्तंभ, टोपरा एक जगह पड़ती है अंबाला के पास में, अंबाला के पास में आपको टोपरा जगह देखने को मिलेगी। तो वहाँ से क्या हुआ था कि पहले ये टोपरा में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ये दिल्ली ले आया था।
साथ ही दिल्ली का मेरठ स्तंभ, ये मेरठ में स्थापित था और फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली ले आया। और प्रयाग स्तंभ की बात करें तो ये है आपका इलाहाबाद के अंतर्गत, प्रयागराज के अंतर्गत। इसी में आपको देखने को मिलेगी प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो ये आपके स्तंभ लेख हुए अशोक के। कुछ लघु स्तंभ लेख हैं जिसमें उसकी राजकीय घोषणाएं थी, तो जिन स्तंभों पर राजकीय घोषणाएं की उसको हम लघु स्तंभ लेख के रूप में जानते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, सांची का जो स्तंभ लेख है, सांची का जो स्तंभ लेख है, सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख है, उनसे पता चलता है कि अशोक ने अपने जो महामात्र थे, महामात्र मंत्रियों कहा जाता था, उनसे संघभेद को रोकने के लिए, जो बौद्ध संघ है उसमें भेदभाव जो फूट ना पड़े उसको रोकने के लिए आदेश जारी किया है। यहाँ पर जो कौशाम्बी का अभिलेख है, कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेखों में अशोक की पत्नी थी कारुवाकी, कारुवाकी द्वारा दिए गए दान की जानकारी प्राप्त होती है। इसे हम रानी का अभिलेख भी कहते हैं, रानी का अभिलेख। ठीक है। गुहा लेख की बात करें तो ये गुफाओं की दीवारों पर जो अशोक ने लिखवाए थे अपने अभिलेख, तो इसको हम कहते हैं गुहा लेख। जैसे कि दक्षिणी बिहार के अंतर्गत जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बराबर की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी, यहाँ पर जो 3 गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर अशोक ने जो अभिलेख उत्कीर्ण कराए थे उनको हम गुहा लेख कहते हैं। साथ ही यहाँ पर बराबर की पहाड़ियों के अंतर्गत आजीवक संप्रदाय को जो अशोक ने गुफाएं दान की थी, उन दान का भी विवरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लगभग 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। अशोक के बाद में मौर्य साम्राज्य में बहुत ही कमजोर शासक हुए जो मौर्यों की प्रतिष्ठा को बचाने में असमर्थ रहे। बात करें मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की तो वो था आपका बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करी। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, प्रथम कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमने चंद्रगुप्त से लेकर बृहद्रथ तक समझ लिया है। इसी क्रम में एक राजा होता है, इसी मौर्य के उत्तराधिकारियों में बात करें तो हम दशरथ नाम करके एक राजा होता है जिसने देवनाम पिय की उपाधि धारण करी थी अशोक की तरह। और दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए 3 गुफाओं का निर्माण भी कराया था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखना कि दशरथ जो है वो भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक राजा हुआ था। अब जो है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने को बचा है, तो देखिए मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन कैसा था, वहाँ का समाज कैसा था, इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इन्हें समझने के लिए करीब 20 से 22 मिनट लग जाएंगे। और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए हम इन 2 टॉपिक्स को अगले क्लास में कवर करेंगे। साथ ही हम उस क्लास में समझेंगे कि कौटिल्य ने क्या विवरण दिया है अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत और मेगस्थनीज ने क्या क्या लिखा है उसको भी समझेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए। अब मैं मिलूँगा अगली क्लास में जिसमें हम समझेंगे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन और उसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में।